नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी सरकार की हिकड़ी निकाल दी है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। वो इसलिए क्योंकि 2026 में चुनाव है तमिलनाडु में, और उस लिहाज से एम.के. स्टालिन एक विमर्श खड़ा करने में जुटे हुए थे और ये बताने में लगे हुए थे कि ये जो गवर्नर की पोस्ट है ना, ये पोस्ट दरअसल उनको परेशान कर रही है, और ये जो गवर्नर भाजपा ने तमिलनाडु में भेजा है ये उनको काम नहीं करने दे रहा है। और इसके सहारे वो एक नैरेटिव खड़ा करके तमिलनाडु में अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते थे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि डीएमके की सरकार चली जाएगी इस बार। बड़ी नाराजगी है लोगों में जिस तरीके का कामकाज वहां स्टालिन की सरकार ने किया है। नाराजगी 2024 में भी थी, और अगर उस समय एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन होता तो कम से कम इनके 15 से 20 सांसद हार जाते। लेकिन तब जो है गठबंधन था नहीं, और भाजपा को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा कमाल करने वाली है। बहरहाल तो खैर उस समय वो तो हो नहीं पाया था। लेकिन अब अभी जो ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें डीएमके की हालत बड़ी पतली है। अच्छा, अपनी इस पतली हालत को देखते हुए डीएमके ने एक सियासी दांव चला था। वो क्या था? वो एक बिल लेकर आते हैं, और वो बिल इस बात से जुड़ा होता है कि जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में गवर्नर की एक तरह से भूमिका ना हो, ये उनका बड़ा प्रायोरिटी था, और जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट करे। अब ये वो बिल लेकर आते हैं, और इस बिल के सहारे वो जो कवायद करते हैं वो कवायद विशुद्ध रूप से राजनीतिक होती है। अब जब ये बिल पहुंचता है तो गवर्नर के पास, अच्छा, गवर्नर से डीएमके की सरकार का 36 का आंकड़ा। क्यों? क्योंकि गवर्नर इनको लगता है कि ये जो है भाजपा ने अपॉइंट कर रखा है, और जो भाजपा का अपॉइंटी है वो इनकी सरकार को काम नहीं करने दे रहा है। एक दूसरा इनको लग रहा है कि साहब जो ये चांसलर अपॉइंट, वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहे हैं वो अपॉइंटमेंट डीएमके की जो धारा है उस धारा के लिहाज से नहीं हो रहा है। यानी देखिए क्या है ना, जब आपकी सरकार है तो आप चाहते हैं आप ही की धारा के लोग जो है वो शैक्षणिक संस्थानों में रहें, ताकि आप जो सोचते विचारते हैं उसको आगे बढ़ा पाएं। डीएमके को लगा ये तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए यही किया जाए कि इनका जो नियुक्ति वाला मसला है वो भी हम ले लें, और दूसरा जो नामकरण वाला मसला है वो भी जो है हम अपने पास ले लें। और ये बात देखिए, ये बात है 2022 की, और 2022 से ये जो टकराव शुरू हुआ है उस टकराव की वजह से वहां की यूनिवर्सिटी बड़ी प्रभावित है। आलम यह है जो आप प्रभावित होने की बात कर रहे हैं कि 22 में से 14 यूनिवर्सिटी हैं जिनका तो कहा जाए कि वाइस चांसलर ही नियुक्त नहीं हो पा रहा है। और जो मद्रास यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी तो एक तरह से कहा जाए कि वहाँ कोई सर्वे सर्वा है ही नहीं है। अच्छा देखिए, ये बिल जो है, जिस बिल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अप्रैल 2022 में पास हुआ, और इसमें था कि वाइस चांसलर के ट्रांसफर की जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो किसके पास हो जाए, तमिलनाडु सरकार के पास हो जाए, ठीक, और वहां पर चांसलर की जगह गवर्नमेंट हो जाए। ये दो चीजें चाहते थे ये लोग, यही पूरा झगड़ा था। अब ये जो झगड़ा है, आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर बनाम तमिलनाडु सरकार, ये मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट इसी चीज को लेकर। मसला बस यही था कि आप कितने दिन बिल को रोक के रख सकते हैं, और तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दे दिया था कि साहब 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति तक को जो है वो फाइनल करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति फाइनल नहीं करते हैं तो उसे मान लिया जाएगा कि नहीं, वो बिल पास हो गया, यानी
वो एक तरह से कहा जाए कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। जो बिल एक तरह से कहा जाए कि गवर्नर अपने पास रिजर्व रखते हैं। अब इसके बाद तो हाहाकार मच गया था और फिर ये सवाल उठने लगा था कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बिना संवैधानिक पीठ बिठाए राष्ट्रपति के अधिकार को कर्टल कर सकता है? क्या इस तरह का आप कहें कि अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास? संवैधानिक पीठ बैठे तो कर सकती है, लेकिन बिना संवैधानिक पीठ के बैठे इस तरह का निर्णय, तो ये एक तरह से कहा जाए कि बड़ी हलचल मची हुई थी। बाद में रिव्यू वगैरह, जब रिव्यू पिटीशन पड़ी तब ये हुआ कि नहीं साहब, हम राष्ट्रपति के जो है अधिकार पर इस तरह से कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो जिस बिल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये उसी तमिलनाडु सरकार ने तैयार किया और उनको लगा कि नहीं ये सब हम कर लेंगे, तो कर लेंगे, तो ये भेजा गया। फिर कहाँ? गवर्नर। अब गवर्नर के पास से वो जाहिर सी बात है उन्होंने भेज दिया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देखे, राष्ट्रपति ने वापस कर दिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिटर्न द यूनिवर्सिटी ऑफ द मद्रास अमेंडमेंट बिल टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट डीलिंग ए फ्रेश blow to the DMK government effort to assert greater control over the administration of state-run universities. The decision bring back into the focus the long-running tussle between the state government and Governor R.N. Ravi over the appointment of the Vice Chancellor in Tamil Nadu University. ये देखिए, इसी तरीके का टसल अगर आपको ध्यान हो तो जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे तब भी था स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर की। देखिए, गवर्नर का अधिकार होता है कि वो वाइस चांसलर नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब उसमें आप कहें कि नहीं वाइस चांसलर जो है हम जिसको चाहते हैं उसको नियुक्त करें। भाई देखिए, गवर्नर है, गवर्नर का भी अपना विशेषाधिकार होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो संविधान में विशेषाधिकार जो है वो एक तरह से कहा जाए कि कई मामलों में ये माना जाता है कि राज्यपाल को ज्यादा जो है शक्तियां मिलती हैं। ये बात ठीक है कि वो राष्ट्रपति के अपॉइंटी होते हैं, लेकिन कुछ मामलों उनके पास बड़ी ताकत होती है, ये आप समझिए। अब गवर्नर साहब से उस समय तमिलनाडु ये पश्चिम बंगाल की सरकार भिड़ गई थी इसी बात को लेकर कि कैसे आप फलानी यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर आप नियुक्त करेंगे। और उन्होंने आरोप लगाया था उस समय ममता बनर्जी ने कि जगदीप धनखड़ जो है वो जो यहाँ के विश्वविद्यालय हैं उनका भगवाकरण कर रहे हैं। देखिए, यही डर जो है वो तमिलनाडु की सरकार को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी सता रहा है कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहा है। अच्छा देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि आर.एन. रवि जब अपॉइंट कर रहे हैं, यानी गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वहां तमिलनाडु में एस गुरुमूर्ति हैं जिनको आरएसएस का बड़ा आइडियोलॉग माना जाता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए उनका बड़ा दखल है वहां पर। अब आर.एन. रवि के अपॉइंट करने का सीधा मतलब है वो कि ये जो संघ शैक्षणिक संस्थानों पर एक तरह से चाहता है कि उनका अपना दखल रहे। वो आप कहीं भी देखें उनका अपना पूरा जो एक तरह से कहें कि सोच विचार होता है वो यही कि शिक्षा में उनके लोग हों। अब ये लगता है कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन इसीलिए सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं कि साहब जो ये वाइस चांसलर की नियुक्ति जब आर.एन. रवि कर रहे हैं तो वो सही मायने में उस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं जो धारा डीएमके के लिए खतरा बन सकती है। और ये मानकर चलिए कि 2024 में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु को बीजेपी साध रही है, अभी देखिए तमिल समागम हुआ था बनारस में, उसके बाद में कई सारे कार्यक्रम तमिलनाडु को लेकर भारत सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, भाजपा जो है उसमें कई सारी चीजें जो है वो इस तरीके से हो रही हैं ताकि तमिल अस्मिता और तमिल लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि देखिए क्या है कि जो
दक्षिण भारत के हमारे राज्य हैं उसमें एक तरह से कहा जाए कि ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको लेकर वहाँ के जो राज्य की जनता है उसमें एक अलग भाव रहता है। और अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को तो विशुद्ध रूप से ब्राह्मणवादी पार्टी लोग बना दिए हैं। और वहाँ दक्षिण में जो भी आंदोलन हुए, ठीक है, जैसे अन्ना द्रमुक वाला जो कहें कि पेरियार का आंदोलन है, तो पेरियार का आंदोलन क्या ब्राह्मण विरोध में है। तो जिस पार्टी के ऊपर ब्राह्मणवाद का ठप्पा लगा हो, ठीक, वो अपना कैसे जमीन बना पाएगी वहां। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद चीजें वहां बदली हैं। बदली इन द सेंस ये है कि वो जो ब्राह्मणवाद का ठप्पा है वो हटा है भाजपा के ऊपर से। और फिर भाजपा ने जिस तरह से नर्चरिंग की तमाम सारे ओबीसी लीडर और दलित लीडर को आगे बढ़ाकर, तो उसकी वजह से ये चीजें वहां डाइल्यूट हुई हैं। और नरेंद्र मोदी की वजह से एक चीज और हुई है, वो ये कि हिंदुत्व की जो अपनी धारा है वो अक्रॉस द कंट्री बह रही है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो ये जो चीजें हैं वो स्टालिन को परेशान कर रही हैं। तो स्टालिन को लगा कि साहब ऐसे कैसे हो सकता, आप वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे, हम ही करेंगे वाइस चांसलर की नियुक्ति। और इसके लिए वो भिड़ गए। तो देखिए वो भिड़ गए तो उस भिड़ने का हासिल कुछ हुआ नहीं। उनको लगा था कि इस तरह से वो जब आर.एन. रवि से भिड़ेंगे और कोर्ट कचहरी जाएंगे तो तमिलनाडु में एक विमर्श बनेगा इस बात को लेकर कि देखिए ये जो बीजेपी है वो तमिल अस्मिता से खेल रही है। वो इसी तरह का कुछ नैरेटिव गढ़ना चाह रहे थे। लेकिन हासिल जो है वो डीएमके को कुछ हुआ नहीं। उनको लगा था कि कोर्ट का फैसला आएगा और उस फैसले के बाद वो बताएंगे कि देखिए हमारी कितनी बड़ी विजय हुई। लेकिन उसमें तो वो औंधे मुंह गिर पड़े। तो फिर ये जो इनका बिल है, ये बिल देखिए उनका बहुत पुराना दर्द है। और महामहिम ने उसको वापस करके जो सबसे बड़ा सियासी खेल डीएमके खेलना चाहती थी उसकी हवा निकाल दी उन्होंने। इसको आप जान लीजिए। तो ये जो वापस हुआ है ना, ये साधारण घटना नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बड़ी घटना है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।